गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग ठीक हैं और आगे भी ठीक रहेंगे। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमने सीरीज शुरू की है, उसकी आज ये थर्ड क्लास है, थर्ड लेक्चर है। बाकी के दोनों लेक्चर आपके रिकॉर्डिंग सेक्शन में पड़े हुए हैं, आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जा करके उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देख पाए हैं तो। बट कोशिश करिए कि लाइव क्लास ही किया करिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से या अपना स्पीकर ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको आप अपना स्पीकर ऑन करके भी पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। तो मेरे पास भी स्क्रीन है और मैं उससे देख रहा हूँ, कमेंट्स भी देख रहा हूँ, प्लस अगर आप बीच में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, पुट करते हैं तो वो भी मुझे सुनाई पड़े। तो एक 1914 में ये लिखा हुआ है कामागाटा मारू प्रकरण, अभी डिस्कस करेंगे हम। एक प्रकरण हुआ था कनाडा का है, कामागाटा मारू प्रकरण। वैंकूवर से इंडिया का एक जहाज था जिसको लौटा दिया गया था, तो इसको अभी मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। जितनी भी चीजें अभी लिखी हुई हैं इनको सबको एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यही आज की क्लास है। ये समरी है क्लास की, समझ लीजिए एक चार्ट है और इसी को हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए सेकेंड फेज हमने बताया था कि 1905 से 1919। तो ये जो ईयर का डिवीजन है ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम क्लासिफाई कर दिया गया है एग्जैक्ट साइंस की तरह। तो एक ऐसा होता है जब जहां से कोई चीजें परिवर्तन शुरू होता है तो उसको काल का निर्धारण करते हैं, उसको काल को बांटते हैं वहां से। क्योंकि 1905 में ये देखा गया कि कांग्रेस की विचारधारा थोड़ा सा बदलने लगी, थोड़ा आक्रामक रवैया शुरू हुआ और कुछ ऐसे नेता, अतिवादी नेता जिनको कहा गया एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, जिन्होंने कांग्रेस में थोड़ा सा आक्रामक रवैया अपनाने की सलाह दी कांग्रेस को। और जो उदारवादी धड़ा था उनको बोला कि भाई आप लोग कब तक राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते रहेंगे, पॉलिटिकल मंडेकेसी करते रहेंगे, और उस सब को खत्म करिए और फिर अब एक आक्रामक रवैया अपनाइए। तो जिसमें देखिए हमने इधर तीन प्रमुख नेताओं के नाम लिखे हैं, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो यहाँ अरविंद घोष को इसका जनक माना जाता है। गर्मपंथियों के विचारों का जो जनक है वो अरविंद घोष की एक पुस्तक है भवानी मंदिर। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है कि भवानी मंदिर किसकी पुस्तक है। तो ये अरविंद घोष ने लिखी और बहुत ही क्रांतिकारियों की बाइबल के नाम से भी जानी जाती है और क्रांतिकारियों के लिए बहुत अच्छी बुक बाद में बनी। इसमें भारत को का मानवीकरण किया गया और भारत को भारत माता कहा अरविंद घोष ने, और युवाओं के सेंटिमेंट्स को जोड़ा, आज़ादी के सेंटिमेंट्स को सीधे भारत को भारत माता कहकर जोड़ा गया, ताकि लोगों को या जो युवा थे जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे उनका इमोशनल अटैचमेंट हो कि ये भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी माता के समान है जिसको अंग्रेजों ने बेड़ियों में जकड़ रखा। तो बहुत ही उग्र विचारों वाली एक बुक थी भवानी मंदिर, जिसको अरविंद घोष ने लिखा और एक नई विचारधारा प्रकट की कि जहां इन्होंने एक आक्रामक रवैया अंग्रेजों के खिलाफ अपनाने की अपील की। और फिर जैसे बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र में इन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए जिनका स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार ये तीन प्रमुख नारा था, और केसरी पत्र इनका था। विपिन चंद्र पाल बंगाल में कमान संभाले हुए थे, न्यू इंडिया नामक पत्र इन्होंने लिखा, और लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्र लिखा, और ये पंजाब में प्रमुख रूप से अपने विचारों को देते थे, या आप कह लीजिए पंजाब क्षेत्र में ये प्रमुख नेता थे कांग्रेस के। तो गर्मपंथियों ने अपनी विचार को तेजी से फैलाना शुरू किया और बाइकआउट, अंग्रेजों की सेवाओं का बाइकआउट करना, अंग्रेजों की शिक्षा का बाइकआउट करना और स्वदेशी पर जोर, भारत में बनी चीजों को अच्छे से प्रयोग करना, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक
अलग माहौल चलने लगा। और जो अभी तक राजनीति चली आ रही थी कि बहुत ही उदारवाद कांग्रेस का चेहरा था, वो अब बदलने लगा। अब उसका चेहरा थोड़ा सा अतिवादी होने लगा, जिससे फिर अंग्रेज भी परेशान हुए। खुश रहिए भैया सभी लोग। हेलो। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्लास शुरू हो चुकी है, तो अब क्लास पर ही ध्यान दें अब सीधे। तो यहाँ देखिए, ये जो बंगाल विभाजन लिखा हुआ है, ये एक दूसरी अद्भुत घटना रही। क्योंकि जब अंग्रेजों को ये लगा कि कांग्रेस की विचारधारा बदल रही है, तो उस समय बंगाल जो था वो राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, बुद्धिजीवियों का प्रमुख केंद्र था। और बंगाल का एक भाग मुस्लिम बाहुल्य था और एक भाग हिंदू बाहुल्य था। तो कर्जन उस समय वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। उन्होंने ये दिमाग लगाया, उनके दिमाग की ये उपज निकली कि अगर हम धर्म के नाम पर अगर हम बंगाल को विभाजित कर दें और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दें, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दें, तो हो सकता है राजनीति का जो मंच एक तैयार हो रहा है बंगाल, या जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है बंगाल, वो हो सकता हो खत्म हो जाए। तो ये उनकी एक सोच थी। और उन्होंने इस सोच को अंजाम देने के लिए इस बात का सहारा लिया कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और उसका प्रशासन आसान नहीं हो पा रहा है, इसलिए बंगाल को विभाजित कर देना चाहिए, दो भागों में बांट देना चाहिए। तो ये यहाँ से ये बंगाल विभाजन की योजना बनी। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। यहाँ अभी सिर्फ घोषणा की बात की गई है। और क्योंकि करजन को लगा कि राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद का बंगाल जो है एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, और बंगाल को हम विभाजित कर देंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में अपने अपने हितों के लिए लड़ने लगेंगे और एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो खत्म होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो आगे उसका दूसरा ही परिणाम निकल गया। बट बंगाल का जो विभाजन होना था वो हुआ। तो उसके लिए देखिए 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। और भारतीय इस विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि विभाजन की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने कलकत्ता का टाउन हॉल जो था वहां पर 7 अगस्त 1905 को इस निर्णय की घोषणा की जो प्रस्ताव था, निर्णय की जो घोषणा थी, उसको बहिष्कार करने के लिए एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। एक मीटिंग की और उस मीटिंग में यहाँ बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी बीच 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई और बंगाल के दो हिस्से बट गए, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो यहाँ विभाजन के बाद जो पूर्वी बंगाल था, इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था ये, ढाका, चटगांव, ये सब मिला करके पूर्वी बंगाल बना। और दूसरा हिस्सा जो था वो पश्चिमी बंगाल बना। बिहार और उड़ीसा को भी उसमें शामिल किया गया और वो हिंदू बाहुल्य था। तो वो मेन उसका शहर जो था वो कलकत्ता ही था। तो इस प्रकार से दो विभाजन हो गए बंगाल के, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और 16 अगस्त 1905 से ये योजना प्रभावी हो गई। और उसके विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया और उस दिन पूरे बंगाल में लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम के गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। एकता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी गई और वंदे मातरम के गीत को गा करके इस अपने विरोध को प्रदर्शित किया गया। और हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी ताकि वो एक हैं, इसका प्रतीक बना। ये शोक दिवस के दिन से ये एक तरह से आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो कभी कभी पूछ लेता है कि बंगाल में शोक दिवस किस दिन मनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये इतिहास की एक इम्पोर्टेंट घटना है।
तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और यहीं से फिर एक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई। तो इसी के आगे जो है एक स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, जो कि स्पेशली बंगाल में ज्यादा फेमस हुआ और बंगाल में इसका जो है प्रसार प्रचार काफी हुआ। और इसी समय एक स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई, स्वदेश बांधव समिति। ये लिखते जाइए, जो इसमें नहीं लिखा है उसको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। स्वदेश बांधव समिति, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इधर समझा दिया। जो जो मेन मेन फैक्ट्स हैं उनको नोट भी करते चलिए। स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अगर, तो फिर आप अपना जरा नेटवर्क चेक कर लीजिए। हेलो, हाँ। 19 जुलाई 1905, ये क्या लिखा हुआ है? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई। बरिशाल के एक अध्यापक थे अश्वनी कुमार दत्त, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बरिशाल के अध्यापक थे अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त के नाम से फेमस थे ये। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की, या स्वदेश बांधव समिति के स्थापना के पीछे कौन था। बंगाल विभाजन की डेट जो है वो है 16 अगस्त 1905। कहीं 19 जुलाई लिखा हो तो भाई आप उसको देख लीजिएगा। 16 अगस्त 1905 को जो है वो, ये जो आप 19 जुलाई बता रहे हैं बंगाल विभाजन, वो योजना का निर्णय लिया गया था। योजना को जो प्रभावी किया गया है, हाँ 20 जुलाई है वो, 19 जुलाई नहीं है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ दो डेट इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों। 16 अगस्त को बंगाल विभाजन हो गया, यानी योजना प्रभावी हो गई, और 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। और देखिए इसी आंदोलन के दौरान जो है एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 को। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे चल के एनसीईआरटी के रूप में गठित हुई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, एनईसी, 1906, 15 अगस्त 1906 को। और इस परिषद ने निर्णय लिया कि स्वदेशी स्कूलों की स्थापना की जाए और स्वदेशी आत्मनिर्भरता अभियान। स्वदेशी आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। देखिए आज अभी पिछले साल आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान चलाया गया, तो सही मायने में सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद के तहत अगर सबसे पहले कभी आत्मनिर्भर अभियान चला है तो वो यही स्वदेशी आंदोलन से चला। और अभी पिछले साल जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया उसमें कोरोना काल के बाद कोविड का जो फर्स्ट फेज था वो जब गुजरा, तो उसके बाद
वोकल फॉर लोकल और ये सब अभियान चले कि स्वदेशी को जोर दिया जाए। जो स्वदेश कुटीर उद्योग हैं, हमारे एमएसएमई उद्योग हैं, उनको ज़्यादा जो है उनकी बैक, क्योंकि वही हमारी अर्थव्यवस्था के बैकबोन हैं। एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग जो हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, एमएसएमई। तो ये अभियान भी कुटीर उद्योगों के लिए ही था। और इनका स्वदेशी आंदोलन का भी मेन मकसद यही था कि किस प्रकार से हम अंग्रेजों का अगर बहिष्कार करना है तो हमको पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो अंग्रेजों का बहिष्कार कहाँ से करेंगे? क्योंकि अब तक अंग्रेजों ने हर चीज अब बाहर से ला करके हमारे मार्केट में थोप दी थी। वो चाहे घरेलू दैनिक जीवन में उपयोग लाने वाली वस्तुएं हों, चाहे जो है शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, ये सारी चीजें उन्होंने जो है बाहर से पाश्चात्य सभ्यता से ला करके और हमारे देश में उन्होंने एक तरह से हम पर थोप दिया। तो इसी समय देखिए, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का गीत था अमार सोनार बांग्ला, तो वो भी बहुत फेमस हुआ। इसी समय ये गीत भी लिखा गया और आगे चल करके गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ साहित्य का। और बाद में जब 1971-72 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना। और आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो आमार सोनार बांग्ला है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। तो ये बंगाल विभाजन का था। इसी समय एक आचार्य पीसी राय थे, जिनको आधुनिक भारत का केमिस्ट कहा जाता है, और उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की 1906 के दौरान ही, आचार्य पीसी राय। तो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो इन्होंने एक प्रकार की ऐसी फैक्ट्री बनाई जिसमें घरेलू सामान, रोजमर्रा की चीजें बनाई जा सके। डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब चीजें, दवा हुआ छोटी मोटी, तो इन सब चीजों का निर्माण इन्होंने किया। तो एक कुल मिलाकर के मेन जो मोटो था या मेन मकसद था वो आत्मनिर्भर होना था। इस अभियान का मेन जो ध्येय था या गोल था वो आत्मनिर्भरता था। तो आप एक निष्कर्ष के रूप में ये लिख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन बना। और आगे चल करके इस आंदोलन ने गांधी जी हों चाहे अन्य नेता हों, तो साम्राज्यवाद के खिलाफ ये पहला संगठित आंदोलन था, एक बड़ा आंदोलन था, जिसने आगे चल के बहुत से आंदोलनों को प्रेरणा दी। और गांधी जी का जो पहला बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उससे पहले भी उनके छोटे मोटे आंदोलन थे। वो जब अभी गांधीवादी युग आएगा तो हम उसमें बताएंगे। तो चंपारण सत्याग्रह कहिए, चाहे बारदोली फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कहिए, तो इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह कहिए। उसके बाद लेकिन जो उनका पहला जो बड़ा आंदोलन था, सहयोग आंदोलन, उसकी प्रेरणा इसी स्वदेशी आंदोलन से ही ली गई थी। तो ये स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड चीजें थी। ठीक इसी समय अंग्रेजों ने फिर एक प्रक्रिया शुरू की भारत में। जो उन्होंने 1857 में मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता देखी, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना में भरपूर जोर दिया। तो बंगाल विभाजन भी एक हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का कारण था, बड़ा कारण बना था, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो फूट पड़ी ही हिंदू और मुसलमानों में। और उसकी घोषणा के बाद ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, उनसे मिलने शिमला गया 1 अक्टूबर 1906 को। तो क्रोनोलॉजी आप देखते जाइए। आगा खां के नेतृत्व में
एक दूत मंडल जो है शिमला गया। उस समय वायसराय करजन के बाद आ गए थे मिंटो। और इनसे मिलने शिमला गया और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए भी एक ऐसा संगठन बनाया जाए, जैसा कि अंग्रेजों ने अपने समर्थन से कांग्रेस की रचना की थी, तो वैसा ही संगठन जो है वो मुसलमानों के हितों के लिए भी बनाया जाए। और मिंटो ने आश्वासन भी दिया कि ठीक है, आप एक संगठन बनाइए और हम मुस्लिमों के हितों को भी ध्यान में रखेंगे और उनकी मांगों को भी पूरा करेंगे। और यही आधार बना मुस्लिम लीग की स्थापना का। और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, उनके नेतृत्व में ढाका में ही एक बैठक आयोजित की गई और वहीं मुस्लिम लीग की घोषणा की गई। ढाका में ही मुस्लिम लीग की घोषणा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए वो वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे और सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष बने, फाउंडर प्रेसिडेंट। तो ये संस्थापक अध्यक्ष बने। और वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया मुस्लिम लीग का। और कांग्रेस की तरह ही मुस्लिम लीग भी एक संगठन बन गई और ये दावा करते थे, मुस्लिम लीग का दावा था कि भारत में मुसलमानों के हितों की अगर कोई रक्षा करेगा तो वो मुस्लिम लीग करेगी। सेम जैसा आज के सिनेरियो में एक पार्टी है, आप ओवैसी जिनको कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई हैं, तो एक मीम पार्टी करके है। तो उनका भी यही कहना है आज के दौर में कि अभी तक जितनी पार्टियां गैर बीजेपी पार्टियां रही हैं, उन्होंने मुसलमानों का सिर्फ यूज किया है, मुस्लिम अपीजमेंट के द्वारा केवल उनका वोट हासिल किया है और उन्होंने कुछ किया नहीं है मुसलमानों के लिए, अब हम करेंगे। तो सेम यही कथन उस समय मुस्लिम लीग का था कि कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ हिंदुओं के लिए ही आवाज उठाई है और हिंदुओं के लिए ही काम करती है, एक हिंदू संगठन है कांग्रेस। और अगर मुसलमानों के हितों की रक्षा करनी है तो मुसलमानों को मुस्लिम लीग से जोड़ना चाहिए, और उनका एक एजेंडा चला। अंग्रेजों को इसमें फायदा हो रहा था क्योंकि फूट डालो और राज करो की नीति उनकी थी ही। उनको तो अच्छा ही था कि दोनों दल, कांग्रेस और मुस्लिम, एक दूसरे के हितों के लिए लड़ें। तो जब एक दूसरे के हितों के लिए लड़ेंगे तो वो आपस में भी लड़ेंगे और वो आपस में लड़ते रहेंगे तो राष्ट्रवाद अलग हो जाएगा और एक दूसरे से लड़ना ही राष्ट्रवाद बन जाएगा। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी और मुस्लिम लीग भी इसी एजेंडे पर चलने लगी। उनके भी अधिवेशन हर साल होते थे अलग अलग शहरों में और उन्होंने भी कोशिश की कि हर जगह के मुसलमानों को, खास करके कांग्रेस के मुसलमानों को मुस्लिम लीग में जोड़ा जाए। तो ये एक एजेंडा चला उस समय भी। बहुत सारे अधिवेशन होते रहे। 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का और उसमें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी। 1908 में अमृतसर में एक अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होते थे, और इसमें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, जिसको हम एक स्पेशल रिजर्वेशन कह सकते हैं, इसको हम बताएंगे अभी, ये एक प्रकार का विशेष आरक्षण है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट बोर्ड का मतलब ये होता है, पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो ये केंद्रीय विधान परिषदों में जो सीटें थी या प्रांतीय सभाओं में जो सीटें थी, तो उनकी मांग ये थी कि जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी जाएं। और ये रिजर्वेशन आज के रिजर्वेशन की तरह नहीं था,
इसमें एक स्पेशल चीज ये थी कि अगर इस निर्वाचन के तहत अगर कोई सीट रिजर्व होती है तो उस सीट से इलेक्शन लड़ने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को होगा और वोट डालने का भी अधिकार मुसलमानों को होगा। तो मुस्लिम लीग का ये तर्क था कि जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां दूसरे धर्म के लोग वोट दे करके क्या करेंगे, वहां मुसलमानों का हित सर्वोपरि है, तो इलेक्शन में खड़े भी मुस्लिम हो और वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिमों को ही हो, हिंदुओं को ना हो या गैर मुस्लिमों को ना हो। ये एक मांग थी मुस्लिम लीग की 1908 में। और 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आए, मार्ले उस समय भारत सचिव थे जो ब्रिटेन में भारत मामले के सबसे प्रमुख होते थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। और इन्होंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है फूट डालने का। और 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, अभी यहाँ जो लिखा है, इसके पहले एक कांग्रेस विभाजन हुआ सूरत का, उसको भी बताएंगे। तो इन मार्लेमेंटे सुधारों में मुस्लिम लीग की इस मांग को मान लिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को मान लिया गया। और यही सबसे बड़ा घातक बीज था हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई बनाने का। और इस बीज ने जब पेड़ की शक्ल लिया तो वो पाकिस्तान के रूप में लिया। तो उसके बाद आगे हम बताएंगे घटना। तो ये मुस्लिम लीग की जो है शुरुआत थी और किस प्रकार से उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर डाली, ये मुस्लिम लीग का पूरा। अब इसी बीच ये जो हमने कांग्रेस का विभाजन लिखा है 1907 में, तो देखिए 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये 1906 में कांग्रेस में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। और यहां गर्मपंथियों ने मांग की कि कांग्रेस का अध्यक्ष गर्मपंथियों में से कोई होना चाहिए। अब उदारवादियों को अध्यक्ष बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन संख्या उदारवादियों की ज्यादा थी, वो इस बात का विरोध कर रहे थे। गर्मपंथी कम थे लेकिन आक्रामक थे। तो इस विवाद को निपटाने के लिए कुछ जो पुराने थे सदस्य कांग्रेस के, उन्होंने दादा भाई नौरोजी को पुनः अध्यक्ष बनाया। अब उनकी सभी लोग इज्जत करते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उनके पास उपाधि थी और बहुत ही वरिष्ठ मेंबर थे, संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो उनके नाम पर दोनों दलों में सहमति हो गई और दादा भाई नौरोजी ने दूसरी बार अध्यक्षता की। तो इनको अध्यक्ष सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि ये जो गर्म पंथियों और नरम पंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है, वो विवाद एक्चुअली में खत्म हो जाए। लेकिन चलिए एक साल तो बीत गया, लेकिन 1907 में जब फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, तो यहां पर फिर वही मांग शुरू हुई कि गर्मपंथियों ने कहा कि हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामित कर दिया। नामित क्या, उनका नाम रखा गया कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। और जो उदारवादी नेता थे, नरमपंथी थे, वो जो है इनको नहीं चाहते थे, वो रास बिहारी घोष को चाहते थे। तो इन्हीं दोनों दलों में जो है फूट पड़ी और रास बिहारी घोष को अंततः अध्यक्ष बना दिया गया जबरदस्ती। नरमपंथियों के प्रभाव की संख्या ज्यादा थी, तो वहां उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन गर्मपंथियों ने वहां उत्पात मचा दिया और बहुत ज्यादा जो है अनुशासनहीनता दिखाई। उसी अधिवेशन में बवाल हो गया, कुर्सियां उर्सियां फेंकी गई, तमाम सारे माइक वाइक तोड़े गए। तो इस बवाल को देखते हुए 1907 में ये फैसला लिया गया कि अब गर्मपंथियों को कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। और फिर इस तरह से इसी को कांग्रेस का विभाजन कहते हैं, गर्मपंथी और नरमपंथियों में। और इस प्रकार कांग्रेस में विभाजन हो गया और गर्मपंथियों को कांग्रेस से निकाल दिया गया और उनमें 6 साल के लिए उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया।
तो जितने भी गर्मपंथी नेता थे वो कांग्रेस से जैसे ही निकाले गए, चूंकि हमने कल भी बताया था कि कांग्रेस एक तड़ित चालक की तरह थी, कांग्रेस में जो रहता था उसको अंग्रेजों से संरक्षण प्राप्त होता था, लेकिन जैसे ही गर्मपंथियों को कांग्रेस से निकाला गया तुरंत उनको जेल में डाल दिया गया, सब पर मुकदमा चल गया और तुरंत जेल में डाल दिया गया। और सभी गर्म और जिन जो लोग जेल नहीं गए वो अपना अंडरग्राउंड हो गए, जैसे अरविंद घोष थे वो अपना अंडरग्राउंड हो गए, वो क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हो गए, क्योंकि 1905 में ही क्रांतिकारी गतिविधियों की भी शुरुआत हुई थी। और वो विचारधारा भी हम बताएंगे जब ये पूरी क्रोनोलॉजी खत्म कर लें, उसके बाद हम क्रांतिकारी आंदोलन को भी बताएंगे। द्वितीय चरण की ही देन है वो, कांग्रेस के मतलब राष्ट्रवाद का जो द्वितीय चरण था उसी की देन है, तो वहां हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। आप देखिए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, तो इसमें देखिए इसका ज्यादा तत्व जो है ये राज व्यवस्था का है, क्योंकि ये इसी के आधार पर 1909 का भारत शासन अधिनियम भी दिया गया। और उस इसमें जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो वही है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार करना, या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी उसको कहते हैं। तो वो मुसलमानों को प्रदान की गई सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कह लीजिए, या पृथक निर्वाचन प्रणाली कह लीजिए। बाकी बहुत सी चीजें 1909 के एक्ट में हुई, तमाम सारी केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, प्रांतीय विधान परिषदों में भी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो हमारा इतिहास का विषय नहीं है। वो राज्य व्यवस्था में जब संवैधानिक विकास की चर्चा होगी तो उसमें हम बताएंगे। बस ये आप समझिए कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है वही आधार बना 1909 के एक्ट के नाम से भी फेमस हुआ। तो ये चूंकि ये जैसे जो सुधार होते थे ये ब्रिटेन की संसद में एक्ट पारित होते थे, इसीलिए इनको भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता था, इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोल दिया जाता था, या भारत सरकार अधिनियम बोल दिया जाता था। और इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर चीजें होती थी, जिस जिस जो चीजें वहां डिस्कस की जाती थी उनके आधार पर यहाँ लोकल गवर्नमेंट उस तरह से रूलिंग करती थी। तो ये कोई खास उसमें बात नहीं थी। और हाँ, इसी समय एक चीज ये देखी गई कि बंगाल विभाजन से बहुत खास फायदा नहीं हुआ, तो इसी समय ये बात चलने लगी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, और इस पर चर्चा ब्रिटेन में होने लगी। और बाद में ये निर्णय लिया भी गया कि बंगाल विभाजन को रद्द करके और राजधानी परिवर्तन किया जाए, जो अभी तक ब्रिटिश शासन की जो राजधानी कलकत्ता थी उसको चेंज करके फिर दिल्ली लाई जाए, क्योंकि अगर वहां राजधानी रहेगी तो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी बना रहेगा। अगर हम राजधानी शिफ्ट कर देंगे तो बंगाल का भी जो राजनीतिक गतिविधि का केंद्र है, जो राष्ट्रवाद का एक केंद्र बना हुआ है, हब बना हुआ है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस विचारधारा के साथ एक विचारधारा जोड़ी गई कि अब राजधानी परिवर्तन किया जाए। तो वही मैंने जो लिखा है 1911 दिल्ली दरबार, तो ये स्पेशली दिल्ली दरबार इसीलिए लगाया ही गया कि यहीं पर घोषणा हुई राजधानी परिवर्तन की। तो लिख लीजिए 1911 में दिल्ली दरबार। तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार रखा गया। जॉर्ज पंचम व सम्राट जॉर्ज पंचम, महारानी मेरी, इनका भारत आगमन हुआ और उन्हीं के आगमन के उपलक्ष्य में एक दरबार आयोजित किया गया। और 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने इसी दरबार में बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द किया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की।
हाँ, दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन के नोट करते रहिए। हाँ, वो मार्ले मिंटो सुधार है। तो इसमें 12 दिसंबर 1911 को जो है सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। और दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी गई। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी बनाया गया। मतलब इसी दिन जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई और दिल्ली को राजधानी बनाने की अनुमति दी गई। और 1 अप्रैल 1912 को जो है वो दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी बनाया गया। तो कलकत्ता की जगह जो है राजधानी बनाया गया। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी हस्तांतरण का दिन तय किया गया, क्योंकि बड़े समारोह के साथ उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो है वो वायसराय बने। और एक दिन निश्चित किया गया 23 दिसंबर 1912 और राजधानी परिवर्तन का दिन। तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। और ये पूरा गाजा गाने और बाजे के साथ में पूरा गाना बाजा और बड़ा जुलूस टाइप का निकाला गया और दिल्ली में प्रवेश करते समय एक जुलूस निकला और उसी जुलूस में इनकी बग्गी पर बम फेंका गया, जो दिल्ली बम हार्डिंग बम कांड के नाम से फेमस है। और इस बम कांड में स्पेशली जो योजना बनाई थी वो रास बिहारी बोस थे एक, उन्होंने बनाई थी। तो वो अभी जब हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे क्या क्या उसमें घटना रही है। लेकिन बाद में जो केस वगैरह चला वो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से फेमस हुआ और उसके तहत जो है मुकदमा चलाया गया। खैर इसमें बाल बाल बच गए हार्डिंग और चोट आई उनको, लेकिन मरने से बच गए। फिर इसके बाद जो कामागाटा मारू प्रकरण लिखा है 1914 का, उसको देखिए। ये कनाडा से संबंधित प्रकरण है। तो ये एक ऐसा फेज था जिस समय भारत से बहुत सारे व्यक्ति प्रवास करते थे, दूसरे देशों में काम धंधे के लिए जाते थे, क्योंकि ब्रिटेन भी भारत का अंग था और ब्रिटेन के जहां जहां उपनिवेश थे वहां वहां भारतीय जा सकते थे। वो समझ लीजिए यूके साम्राज्य का या राजा के रानी के साम्राज्य या राजा के साम्राज्य का एक अंग हुआ करता था। तो कनाडा में भी बहुत सारे भारतीय प्रवेश करते थे और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध का एक टाइम था, फेज चल रहा था, तो कनाडा ने एक घोषणा की कि भारतीयों को वो प्रवेश देगा, लेकिन ऐसे भारतीयों को प्रवेश देगा जो सीधे भारत से आए हों। अगर वो किसी अन्य देश से आते हैं तो वो उनको प्रवेश नहीं देगा। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे जगहों पर भारतीय बसे थे जो कि विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के देश थे। तो यहाँ कनाडा ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से एक नियम लागू किया
कि जो भी भारतीय सीधे भारत से नहीं आएगा उसको हम कनाडा में प्रवेश नहीं देंगे। अब इतनी लंबी चौड़ी यात्रा थी कि बिना किसी दूसरे देश में रुके या बिना किसी दूसरे देश में कुछ दिन बिताए कनाडा की यात्रा करना असंभव था। लेकिन फिर भी इस तरह के नियम, एक बेतुका नियम पास किया गया और नवंबर 1913 में 35 भारतीय थे जो कनाडा पहुंचे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पहुंचे। ठीक है, सीधे भारत से नहीं पहुंचे, वो किसी अन्य देश से आए। तो उनको जब कनाडा सरकार ने रोका तो उन्होंने सीधे वहां की जो सर्वोच्च अदालत थी वहां अपने अधिकारों को लेकर के मुकदमा दायर कर दिया और 35 भारतीय थे, इनको वहां की सर्वोच्च अदालत ने प्रवेश की अनुमति दे दी। अब चूंकि जब सर्वोच्च अदालत या फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाती है तो वो एक अभिलेख की तरह कार्य करता है, तो इस फैसले से जो बहुत से जगह के अन्य देशों के जो प्रवासी थे, भारतीय प्रवासी थे, वो जो कनाडा आना चाहते थे उनमें खुशी की लहर दौड़ी। उनको लगा कि शायद हम जब प्रवेश की अनुमति दे दी है तो हम लोगों को भी प्रवेश की अनुमति हो मिल सकती है। तो उसी में एक व्यक्ति थे गुरमीत सिंह करके, तो उन्होंने 376 यात्रियों को साउथ ईस्ट एशिया से 376 भारतीय थे, उनको इस कामागाटा मारू नामक जहाज में साउथ ईस्ट एशिया से, वही मतलब इंडोनेशिया जिसको कह सकते हैं, तो वहां से उनको बैठाया और कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे। अब ये जहाज जब वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां इनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, बैन कर दिया गया। और कनाडा सरकार अब इस जहाज को उन्होंने दूर ही रोक दिया और कहा कि आप लोग नहीं उतर सकते। इन लोगों ने इस फैसले का हवाला दिया, लेकिन कनाडा सरकार ने कहा वो फैसला हो गया, लेकिन हम आपको नहीं उतरने देंगे, ये हमारा नियम है। तो इस पे बहुत से वहां जो भारतीय रह रहे थे उनमें काफी गुस्सा आया। उन्होंने एक कमेटी बनाई, शोर कमेटी बनाई, और इन भारतीयों के लिए जिनको इसके जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई उनके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ने लगे और फिर मुकदमा किया कोर्ट में। और इस जो शोर कमेटी बनी इसमें बलवंत सिंह, सोहन लाल, दो लोग इंपॉर्टेंट थे। और वकीलों की टीम की गई और कोर्ट में केस चला, लेकिन केस जीत नहीं पाए, अब जो भी कारण रहा हो। और अंततः हार करके उसी समय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। तो अंग्रेजों की किरकिरी होने लगी कि आपने ऐसे कैसे भेज दिया भारतीयों को वहां पर, जो है स्पेशली काम करने ही जाते थे। तो अब बहुत ज्यादा जब वर्ल्ड का प्रेशर पड़ने लगा तो अंग्रेजों ने उस जहाज को वापस कलकत्ता लाने का आदेश दिया, क्योंकि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी 1914 के टाइम पर। और वहां से इस वैंकूवर से जहाज को वापस फिर कलकत्ता लाया गया। और जब कलकत्ता ये जहाज आया तो वहां यात्री चूंकि बहुत ज्यादा निराशित हो चुके थे, झल्ला चुके थे, तो उनको जाना था कनाडा, अपना साउथ ईस्ट एशिया से वो छोड़ भी चुके थे कारोबार अपना, और फिर वापस लाए कहाँ गए, कलकत्ता। तो वहां जब वो उतरे तो उनकी और पुलिस से झड़प हुई। कहा सुनी हुई होगी, किस बात पे हुई होगी ये तो कितना इतिहास में नहीं है, लेकिन इस कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी और उसमें 18 यात्री मर भी गए, बहुत से यात्री घायल हुए। और यही एक घटना कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जानी जाती है इतिहास में। बाद में जब ये घटना हो गई, जब कलकत्ता में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, कई कई राउंड फायरिंग की गई, तब वो यात्रियों ने उत्पात मचाना बंद किया। तो बाद में कनाडा सरकार ने फिर माफी मांगी, उनको लगा कि हाँ उनकी गलती थी, उन्होंने अगर प्रवेश की आज्ञा दे देती तो इन यात्रियों की जान बच जाती वहां पर भारत में। और आज भी कनाडा के जो पीएम हैं वो कभी कभी इस तरह के, जब ये दिन आता है जिस दिन ये घटना घटी, तो उस दिन
माफी वगैरह मांगते हैं कामागाटा मारू प्रकरण के लिए कि हमको उस दिन भारतीयों को इजाजत दे देनी चाहिए थी, मतलब इतिहास में अपना एक पश्चाताप दिखाने के लिए कि वोट मिल जाए, क्योंकि अभी भी कनाडा में बहुत सारे भारतीय बसे हुए हैं, तो हर जगह वोट की राजनीति तो चलती ही है। तो जब ऐसा कुछ वोट का प्रकरण आता है तो वहां वो भारतीयों के समक्ष शर्मिंदा होते हैं और अपनी गलती को मानते हैं। तो यही एक इतिहास में इसका एक प्रकरण है, कामागाटा मारू प्रकरण। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आइए देखिए लखनऊ पैक्ट। अब देखिए लखनऊ पैक्ट क्या है। तो देखिए लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग आंदोलन, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, ये तीनों एक ही चीज, एक ही समय की है, ज्यादा अंतर नहीं है। 1916 में ही दोनों चीजें हुई। वो तो 1919 में जाकर के 1919 का एक्ट भी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के रूप में बना है। और यहाँ लखनऊ पैक्ट के बारे में मैं ये बता देता हूँ कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। और यहाँ दो चीजों को लेकर के ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहली, कि गर्मपंथियों का पुनः कांग्रेस में प्रवेश हुआ इसी अधिवेशन के दौरान, क्योंकि तब तक गर्मपंथी जो है जेल से रिहा हो चुके थे और वो चाह रहे थे कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, और उनका जोश भी वो ठंडा हो चुका था और उनको लग गया था कि अभी बहुत ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, अगर हम अभी आक्रामक होंगे तो अंग्रेज हमको बहुत जल्दी गिरा देंगे। तो इसलिए उनको लगा कि एक बहुत ही धीमे, मतलब बहुत ही बिना आक्रामक हुए, बिना आक्रामक रवैया अपनाए हमको जो है आंदोलन चलाना है। तो ये बात होने लगी कि ठीक है, चलिए इन लोगों को फिर से शामिल किया जाए। तो बाल गंगाधर तिलक और कुछ अन्य नेता जो उस समय जेल में बंद हो गए थे, जिनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था, उनको पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया और ये समझौता इसी लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री अंबिका चरण मजूमदार ने की। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट घटना थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना है, और वो घटना ये है कि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ, और वो समझौता पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को मानने को लेकर था। यहाँ कांग्रेस ने भी उनकी मांग को स्वीकार कर लिया, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को, और उसको समर्थन दे दिया कि हाँ चलिए ठीक है। और कांग्रेस का कहना था इससे हिंदू मुस्लिम एकता आएगी, मुसलमानों को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी, और मुस्लिम लीग तो खैर ये चाहती ही थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को लेकर के समझौता हो गया। और हमने भी बताया ही, पृथक निर्वाचक मंडल एक प्रकार का स्पेशल रिजर्वेशन है, पृथक निर्वाचन पद्धति, जिसमें जिन जिन सीटों पर ये पद्धति लागू की गई वहां पर चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी मुसलमानों को था, वोट देने का अधिकार भी मुसलमानों को था। और आगे जब ये घोषणा हुई मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, तो यहाँ जो अभी तक 1909 के एक्ट में सिर्फ मुसलमानों को ये पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, इसको बढ़ाया गया और गैर हिंदुओं को, मतलब जिसमें सिख भी आ गए और भी कई लोग आ गए, तो उनको भी देने की बात की जाने लगी। की जाने क्या, उनको भी दे दी गई, जैसे पारसी हो गए या जहां जहां मतलब माइनॉरिटीज जो है वो मेजॉरिटी में थे, जहां जहां उनको पृथक निर्वाचक मंडल के तहत लाया गया। तो उसका मतलब एक तरह से विस्तार किया गया। तो ये चीज मांटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा में थी। और भी घोषणाएं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय राजनीति का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, क्योंकि इसको उत्तरदायी शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब इस क्लास में तो नहीं करेंगे। तो होम रूल लीग आंदोलन और ये वाली जो चर्चा है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही आपका। तो बाकी देखिए, जो ये होम रूल लीग आंदोलन है वो तिलक ने और एनी बेसेंट ने चलाया, और उनके बारे में हम डिटेल से अब कल की क्लास में बताएंगे। और कल ही जो है तृतीय चरण जो है गांधीवादी युग का जो शुरुआत है उसके बारे में भी हम कल ही चर्चा करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। कल इसी टाइम 5 सवा 5 से हम स्टार्ट कर देंगे क्लास। तो कल फिर नेक्स्ट आगे। अब लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का जो मुस्लिम धड़ा था, कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता थे वो उस समय अब्दुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद जी जिनको कहते हैं हम लोग, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने बाद में, सबसे युवा अध्यक्ष थे उस समय के। तो उन्होंने, कलाम साहब ने ये कहा कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और कांग्रेस को ये नहीं स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता के बीच ज़्यादा बढ़ेंगे, मुसलमानों का कोई उतना फायदा नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो विरोध कांग्रेस में किया वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। ठीक है, तो बाकी जो है नेक्स्ट क्लास कल होगी इसी समय, तो हम कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।